नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वी टेल में। और मेरा नाम है कार्तिक तिवारी और आज मैं आपके सामने पेश हूँ एक बहुत ही रोमांचक घटना को लेकर। यह घटना एक सच्ची वारदात पर आधारित है। इस वारदात ने हमारे देश के प्रशासन, कानून व्यवस्था एवं सरकार को पूरा ही हिलाकर रख दिया था। एवं इस घटना से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आपने इंग्लिश में एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यह घटना उस कहावत को परिपूर्ण करती है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को अगर न्याय मिलने में देर हो जाए तो इसका मतलब होता है उसे न्याय नहीं मिला। अर्थात इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक महिला के साथ सोचिए, एक महिला के साथ रेप हुआ जवानी के समय, और उसे न्याय मिलते मिलते उसकी आधी उम्र निकल गई, यानी बुढ़ापा तक आ गया। तो यह घटना भी कुछ ऐसी है। सुनने में मैं जानता हूँ बहुत एक पिक्चर की स्क्रिप्ट की तरह लग रही होगी। आपने अक्सर ऐसी कहानियां पिक्चरों में सुनी होंगी या कहीं कहानियों में पढ़ी होंगी, मगर यह बिल्कुल हकीकत है। तो मैं आज ऐसी ही घटना को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो यह इस घटना की शुरुआत होती है 22 सितंबर 1992 में, जब वह महिला जिनका नाम भवरी देवी था अपने पति के साथ खेत में काम कर रही थी। उसी समय कुछ ऊंचे तबके के या यूं कह लो ऊंची जाति के लोग आकर उनसे कुछ विवाद करने लग जाते हैं। 5 लोग के करीब थे वो, और उन्होंने अब 3 लोगों ने उनके पति को बांधकर कहीं गिरा दिया और 2 लोगों ने महिला के साथ छेड़खानी करी, या यूं कह लीजिए रेप कर। जानता हूँ यह बहुत ही दर्दनाक कहानी है। अक्सर ऐसे भारत में कई किस्से होते हैं जो हमारे सामने देखे आते हैं कि ऊंची जाति या ऊंची बिरादरी के लोग नीची जाति वालों पर जुर्म करते हैं या जुर्म ढाते हैं एवं उनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती। यह कहानी भी कुछ ऐसी है। तो जब उनके साथ यह घटना हुई तो सबसे पहले वो पुलिस के पास गए मदद मांगने के लिए, एवं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी उनकी कोई सहायता नहीं करी गई। और सबसे हिला देने वाली बात तो ये है कि माननीय भवरी देवी जी एक सरकारी योजना के तहत कर्मचारी थी, या यूँ कह लो एक सरकार की तरफ से सरकारी कार्यक्रम में काम करने वाली एक साथिन थी। 1985 से तो भवरी देवी जी सरकार के साथ महिला विकास कार्यक्रम में साथनी रही और उन्होंने अपना योगदान दिया। इस कार्यक्रम का जो मेन, अगर यूँ कह ले, जो मेन मोटिव था वह यह था कि महिला जो राजस्थान में हो रहे जो महिलाओं पर अपराध है या जो अत्याचार है या कुछ जो रूढ़िवादी विचारधारा जो वहाँ पर पनप रही थी उनको ख़त्म करना था। जैसे भ्रूण हत्या, बाल विवाह, जो महिलाओं के साथ शोषण होता था, एवं महिलाओं की शिक्षाओं को बढ़ावा देना। कुछ बात अच्छी नहीं लगती है या सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि एक ऐसी महिला के साथ ये घटना होना जो महिलाओं को बल्कि बढ़ावा दे रही है, महिलाओं के विकास को बढ़ावा दे रही है। कैसे संभव? और वो ऐसी महिला को राज्य सरकार की तरफ से, कानून व्यवस्था की तरफ से कोई सहायता ना मिलना। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये घटना तो मैंने आपको बता दी 22 सितंबर 1992 की है। उससे कुछ महीने पहले एक बहुत ही छोटी कन्या की शादी रुकवाने की एक प्रयास कह लीजिए भवरी देवी के द्वारा किया गया। वह शादी एक ऊंचे तबके या ऊंची जाति के लोगों की थी, जिसका गुस्सा बाद में उन पर निकाला गया, उन ऊंची जाति वालों के द्वारा। उन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया, दुष्कर्म किए, एवं उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। फिर यह मुद्दा आगे बढ़ता है, पुलिस प्रशासन से फिर आगे बढ़ता है। ये बात निचले न्यायालय तक जाती है, निचली न्यायालय तक। वहाँ पर भी इनको कोई सहायता नहीं मिलती। वहाँ पर इनको रिहा कर दिया जाता है। जो जुर्मी थे, जिन्होंने इनके साथ गलत व्यवहार किया था या कह लीजिए दुष्कर्म किए थे, उनको रिहा कर दिया जाता है। एवं जब वो वहाँ से छूट जाते हैं तो इसकी अपील हाई कोर्ट में की जाती है। और यूँ सोचिए कि हाई कोर्ट में जब इस केस की सुनवाई होती है तो देखते ही देखते ट्रायल के तौर पर 5 जज बदल दिए जाते हैं, एवं
कुछ महीनों की सजाओं के बाद इन जो अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, एवं वहाँ से भी इनको जब कोई सहायता नहीं मिलती, तब आखिरकार इन्होंने बाहरी एक संगठन की सहायता ली, जिसके द्वारा ये देखते ही देखते ये मुद्दा पहले गांव का रहा, फिर जिले का बना, फिर राज्य का बना, अब ये एक राष्ट्रीय मुद्दे का रूप ले चुका था। काफ़ी सारे संगठन थे जो दिल्ली में थे, एवं महिलाओं के विकास को या एवं महिला सशक्तिकरण के तहत जो संगठन बनाए जाते हैं, ऐसे काफ़ी सारे संगठन थे जो प्राइवेट थे या क्यों कह लीजिए सरकारी थे, उनकी तरफ से इनको सहायता मिलनी शुरू हुई भंवरी देवी जी को। और फिर ये बात धीरे धीरे कहीं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। तो ये केस दोस्तों ऐसा केस है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने कानून में बदलाव करा। आप सोच सकते हैं ये मुद्दा कितना बड़ा था। इस केस में आखिरी सुनवाई 22 साल पहले हुई थी। 22 साल तक इस केस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट में बस एक बार इसकी सुनवाई हुई एवं और उसके बाद इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। बस ये केस ऐसी किसी रद्दी के तरह कोर्ट की अलमारी में पड़ा रहा। कोई न देखने वाला था, ना कोई सुनने वाला। ऐसे ये कहीं ना कहीं ऐसी कहानियां हमारे देश की जो कानून व्यवस्था की जो कमियां हैं, जो हमारे प्रशासन की कमियां हैं, उनको उजागर करती है, हमारी आंखों को खोलती है। आपको इसी घटना से जुड़ी मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जब भंवरी देवी जी ने, जब इनसे ये शादी रुकवाने को कहा गया, तो भंवरी देवी जी ने अपने जो उनसे ऊंचे ओहदे वाले अधिकारी जो होते हैं, कह लीजिए ऐसा, उनसे ये बात कही कि ऐसा ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो ऊंची जाति के लोग हैं और ये कहीं ना कहीं बाद में मेरे पर दबाव डालेंगे या मेरे साथ कुछ गलत घटना कर सकते हैं। तो उनको ये कहकर टाल दिया, इनकी बात को यह कहकर टाल दिया कि हमारा काम महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध को रोकना है और हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। तो इसके तहत फिर एक पुलिस वाला उस शादी में भेजा गया और आप यकीन मानिए कि वो पुलिस वाला वहां जाकर नाश्ता करके मिठाइयां खाकर चला गया। क्या यही हमारे देश की कानून व्यवस्था? 1977 में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को मद्देनजर रखते हुए एक विशाखा गाइडलाइंस के नाम से कानून जारी करा। तो थोड़ा सा समझाना चाहूंगा विशाखा गाइडलाइंस क्या होता है। पहले मैं इस विशाखा गाइडलाइंस से पहले मैं एक बात आपको बता दूं। जब ये राज्य सरकार के पास या यूँ कह लीजिए जब हाई कोर्ट के पास जब ये मदद मांगने गई, तो उन्होंने इस बात को ये कहकर टाल दिया कि हम आपकी मदद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप अपने खेत में कार्य कर रहे थे एवं ये वो हमारे अंडर में नहीं आता। हम अगर उस ऐसे स्थान पर जो आपका कार्य स्थान है, अगर वहाँ पर सोचिए 1977 से पहले वहाँ पर आपके साथ अगर कोई दुष्कर्म हो जाए, कोई घटना हो जाए, रेप जैसी, तो राज्य सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी। तो इसी कमी को, इसी गलती को कह लीजिए जो हमारे न्याय व्यवस्था में थी, इसी को सुधारने के लिए 1977 में विशाखा गाइडलाइंस जारी करी गई। आप इस केस की, इस घटना की गहराई को समझ रहे हैं। 125 करोड़ के जो आबादी वाला देश है, इतने विशाल आबादी वाले देश के कानून व्यवस्था की जो कमियां हैं वो सामने ला दी, वो उजागर करी। तो इससे आप इस केस की गहराई को समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये केस जून 1996 में पहली बार हाई कोर्ट में पहुंचा। और जब ये मामला पहली बार हाई कोर्ट में पहुंचा जून में, तो उसके बाद से इस पर कोई सुनवाई नहीं। ये मामला वहीं उसी दिन ठंडा पड़ गया। अब मेरी बातों का यकीन मानना कि इस महिला को न्याय पाते पाते, जिन्होंने इनके साथ ये दुष्कर्म किए, ये रेप करा, वे 5 व्यक्ति थे। एवं न्याय पाते पाते एवं न्याय की आखिरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उन 4 लोगों की उसमें से मृत्यु हो।
सोचिए न्याय को मिलने में इनको कितनी देरी हुई, कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। 22 साल ये बस एक उम्मीद का कटोरा लेकर दर बदर हमारे प्रशासन के आगे, हमारी कानून व्यवस्था के आगे, हमारे देश की सरकारों के आगे भटकते रहे कि कोई तो इनकी सहायता करेगा। न आम जनता से इनको सपोर्ट मिला, न सरकारी दफ्तरों से, न सरकारी मुलाजिमों से कोई न्याय की उम्मीद, आस या उम्मीद नजर नहीं आई। फिर जब स्थानीय अखबारों ने भवरी देवी जी की जो घटना को जब प्रसारित किया एवं अपने सुर्खियों में जब इन घटनाओं को लिया गया, तो फिर ये बात जब केंद्र की जब इस घटना पर नज़र गई, तो ये जो मामला था, ये मामला केंद्र जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया। एवं फिर जब इसकी सुनवाई हुई, जांच हुई, तो साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, विशाखा गाइडलाइंस लाई गई। और इसके तहत अगर कोई मतलब आपका वर्क प्लेस है जहाँ पर महिला कार्य कर रही हैं अपना, जो भी उनका वर्क प्लेस हो सकता है, वो एक कंपनी हो सकती है, उनका खेत हो सकता है, उनकी दुकान हो सकती है, अगर उनके साथ वहाँ पर कोई उत्पीड़न जैसा कोई कार्य या कोई दुर्घटना होती है या कोई जबरन उन पर जुर्म ढाता है, तो उसके लिए कुछ सुरक्षा नियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए। एवं संसद ने फिर इस पर एक ठोस कदम उठाते हुए 2013 में एक विशाखा जजमेंट की बुनियाद पर कुछ कानून बनाए एवं इसको और सशक्त करा, और महिलाओं के संरक्षण के लिए कुछ कानून पारित किए, ताकि जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, इसको थोड़ी मजबूती मिल सके। और आखिरकार आज इस घटना को 30 साल होने को जा रहे हैं, मगर मेरी नज़रों में ये न्याय नहीं है। मैं इसको न्याय नहीं कहूँगा। आशा करता हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों आपका। आपको लगता है कि मेरी कहानी अच्छी है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, और ऐसी नई रोमांचक कहानियों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।